स्टोरी डिक्रिप्टेड में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया पहले ही जल रही थी। यूरोप में नाजी जर्मनी बर्बादी मचा रहा था और एशिया में जापान ने तबाही का नया नक्शा खींच दिया था। लेकिन अमेरिका अब भी चुप था, एक सुपर पावर जो युद्ध से दूर खड़ा था। फिर आया 7 दिसंबर 1941, एक तारीख जिसने अमेरिका की नींद तोड़ दी। पेरल हार्बर पर हुआ वो हमला जिसने अमेरिका को सीधे युद्ध में झोंक दिया और वर्ल्ड वॉर 2 अब वाकई वर्ल्ड वॉर बन गया। जंग सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं होती, जंग वो खामोशी है जो बम गिरने के बाद फैलती है। पर्ल हार्बर एक दिन जब दुनिया ने देखा कि शांति कितनी नाजुक होती है। 7 दिसंबर 1941 जब जापान ने अमेरिका पर वो हमला किया जिसने इतिहास की धारा बदल दी। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये वो आग थी जिसने दूसरे विश्व युद्ध को और भी भड़काया। कुछ जंगें बंदूकों से लड़ी जाती हैं और कुछ दिलों में। साल 1923 में दो मासूम लड़के रेफ और डैनी एक छोटे से खेत में उड़ते जहाज को देखकर सपने बुनते हैं। जहां दुनिया को जंग का अंदाजा भी नहीं, वहां ये दो लड़के पूरी दुनिया को अब अपना जलवा दिखाएंगे। इस कहानी में हम देखते हैं रेफ और डैनी अब बड़े हो चुके हैं और ये दोनों लड़ाकू विमान के पायलट बन चुके हैं। इनका स्किल्स इतना अच्छा था कि इनके जैसा इनका मेजर, जिसका नाम डू लिटिल था, वो भी विमान नहीं उड़ा पाता था। तब डैनी रेफ से बोलता है, हम दोनों प्लेन को एक साथ मोड़ेंगे, अगर तुम नहीं मोड़े तो मैं प्लेन हिट कर दूंगा। तब रेफ बोलता है, नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता। अब वो काफी करीब आ चुके थे तो रेफ बोलता है, हम दोनों राइड जाएंगे और दोनों काफी अच्छा स्टंट करते हैं। नीचे खड़े ऑफिसर उन्हें देख के ताली बजाते हैं, लेकिन मेजर गुस्सा हो जाता है। मेजर रेफ और डैनी को अपने ऑफिस में बुलाता है और डैनी से बोलता है, $4,50,000 के प्लेन को तुम खिलौना समझते हो। तब रेफ बोलता है, सर ये बस एक ट्रेनिंग था। तब मेजर बोलता है, मुझे मत सिखाओ रेफ इन सब के बारे में। तब रेफ बोलता है, मैंने ये सब कारनामे आपसे ही सीखे हैं। तब मेजर बोलता है, रेफ तुम्हें ये सब बकवास बंद कर देना चाहिए, तुमने मुझे 15 साल पहले की याद दिला दी। तब मेजर रेफ को कुर्सी पर बैठता है और उससे बोलता है, रेफ तुम हमेशा रिस्क लेते हो, ऊंचाई छूते हो और यही हमें चाहिए। तब रेफ बोलता है, मेजर आप कहना क्या चाहते हैं? तब मेजर बताता है, ब्रिटेन अकेले लड़ रहा है और उनके पास पायलटों की कमी है। हम एक्सेंजर पायलट्स भेज रहे हैं जो उनके स्क्वाड्रन में उड़ान भरेंगे। तुमने हमेशा दिखाया है कि तुम डर से ऊपर हो, अब वक्त है कि तुम साबित करो कि तुम में जंग का दम भी है। तब रेफ कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी और जोश दोनों था। रेफ ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो मेजर का बात मान गया। तब मेजर उससे बोलता है, कल सुबह तुम्हें रवाना होना पड़ेगा क्योंकि RAF तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रेफ ब्रिटेन जा रहा है, ये बात डैनी को पता चलता है। वो काफी उदास होता है क्योंकि जर्मनी ने आधे ब्रिटिश पर कब्जा कर लिया था। तब डैनी रेफ से पूछता है, तुम कब तक आ जाओगे? तब रेफ बताता है, कुछ महीने की बात है, मैं आ जाऊंगा। तब डैनी बोलता है, सही सलामत घर आना, वहां पर किसी से गोली मत मरवा लेना। और दोनों वहां पर गले मिलते हैं। अब हम 6 महीने फ्लैशबैक में जाएंगे और देखेंगे रेफ और एवलिन का बॉन्ड कैसे बना। तो चलो देखते हैं। कमरा साफ सुथरा, नर्सें व्यस्त। एक टेबल पर एवलिन बैठी है, सफेद यूनिफॉर्म। वह एक फाइल उठाती है, उस पर नाम लिखा होता है, लेफ्टिनेंट रेफ मकोली। तब एवलिन उस फाइल में लिखी रेफ के डिसिप्लिन और फ्लाइट स्कोर के बारे में पढ़ती है। तब रेफ मुस्कुरा के बोलता है, वो डिसिप्लिन वाला हिस्सा मत पढ़ो, वो सिर्फ मेरी पर्सनैलिटी का मसालेदार हिस्सा है। तब एवलिन बोलती है, तुम लड़कों की यही दिक्कत है, सुंदर लड़की देखी नहीं लाइन मारने लगे। और रेफ से बोलती है, मिस्टर रेफ मकोली, रिपोर्ट के अनुसार आपकी एक आंख में दिक्कत है। तब रेफ बोलता है, आपकी रिपोर्ट में गलत रिजल्ट आया है क्योंकि मैं एक पायलट हूँ और मुझे सब कुछ अच्छे से दिखाई देता। तब एवलिन रेफ से बोलती है, सामने बोर्ड पर लिखे वर्ड को पढ़िए जो दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे आए हैं। तब रेफ वर्ड पढ़ने में हिचकिचाता है। तब एवलिन उससे बोलती है, सॉरी, लेफ्टिनेंट आर्मी और नेवी में 2020 विजन चाहिए। तब रेफ एवलिन से बोलता है, मैम हवाई हमले वर्ड पढ़ के नहीं किए जाते और फाइल में देखिए, यहाँ का बेस्ट पायलट मैं ही हूँ, प्लीज मुझे डिस्क्वालीफाई मत कीजिए, प्लीज मैम मेरे पंख मत छीनिए। तब एवलिन रेफ की आंखों में देखकर उसे क्वालीफाई कर देती है। अब रेफ एवलिन को थैंक्स बोलने जाता है। तब एवलिन रेफ से बोलती है, पहले इंजेक्शन ले लो, और 2 इंजेक्शन रेफ को लगा देती है। तब रेफ को इतना दर्द होता है कि वो चक्कर खा के जमीन पर गिर जाता है। यहीं पर एवलिन भी रेफ के प्यार में पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। अब बारी आती है सच्चाई की। रेफ एवलिन से बोलता है, मुझे कुछ बताना है। तब एवलिन बोलती है, क्या हुआ रेफ? तब रेफ बोलता है, मैं ब्रिटेन जा रहा हूँ ईगल स्क्वाड्रन के लिए, वहाँ अभी पायलट्स की सख्त जरूरत है। ये सुनते एवलिन का चेहरा उतर जाता है और वो दुखी हो जाती है क्योंकि उसे था जो भी ब्रिटेन गया वो वहां से वापस नहीं आया। तब एवलिन रेफ से पूछती है, तुमने ये फैसला कब लिया? तब रेफ बताता है, कुछ दिन पहले, मुझे लगा ये सही है, हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और वहाँ असली जंग चल रही है, मैं चुप नहीं बैठ सकता। आखिर में मैंने ट्रेनिंग क्यों लिया है
जंग करने के लिए ही ना। तब एवलिन बोलती है, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा तुम, अगर तुम वहां चले जाओगे और तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तब रेफ एक लंबी सांस लेता है और एवलिन की आंखों में देखता है, उससे वादा करता है, मैं तुम्हारे लिए जरूर वापस आऊंगा। और एवलिन से एक बात बोलता है, कल मैं जब जाऊंगा तो तुम मुझे सी ऑफ करने मत आना, क्योंकि तुम्हें गुड बाय कहना मेरे लिए मुश्किल होगा। और दोनों वहां से चले जाते हैं। सीन कट करके हमें दिखाया जाता है जर्मनी ने 7 सितंबर 1940 RAF को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश हवाई ठिकानों और इंडस्ट्रियल टारगेट्स पर हमला किया, ताकि ब्रिटेन की एयर फोर्स को खत्म किया जा सके। इधर तेज हवाओं के बीच RAF का एक छोटा सा बेस होता है। वहां रेफ एक ट्रक से उतरता है, डफेल बैग कंधे पर। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन नजरें तेज। उसे एक विंग कमांडर हार्वर्ड रिसीव करता है। आगे हमें दिखाया जाता है अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी राजेवल्ट को, जो अपने सलाहकारों से पूछते हैं जो चर्चिल और स्टेलिंगार्ड में क्या हो रहा है, जहां पर हम देखते हैं एक बड़ी मेज के चारों ओर सैन्य जनरल्स, आर्थिक सलाहकार और विदेश नीति अधिकारी बैठे बोलते हैं रूस और बाकी देशों को बॉम्ब और टैंक्स की जरूरत, और सेना की भी। अगर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो जर्मनी ही नहीं, जापान और चीन भी हमें टारगेट करें, इसलिए जल्दी से उन्हें बॉम्ब और टैंक सप्लाई करो। फिर आगे हम देखते हैं जापान के एडमिरल इसोरोकु यामामोतो को, जो नौसेना कमांडर था, वो अपने सलाहकारों से बताता है कि अमेरिका ने हमारे तेल के रास्ते बंद कर दिए, अगर तेल नहीं तो जहाज नहीं, और जहाज नहीं तो युद्ध नहीं। हमें अमेरिका के दिल पर्ल हार्बर पर हमला कर देना चाहिए। तब एक सलाहकार बोलता है, ये तो सोते मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने जैसा हो गया, क्योंकि अमेरिका अभी वर्ल्ड वॉर से बहुत दूर है, वो अमन और शांति चाहता है। तब इसोरोकु यामामोतो बोलता है, अगर हमने वार नहीं किया तो जर्मनी हमें खत्म कर देगी। हमारी वायुसेना अमेरिका के पियरल हार्बर पर हमला करे और उनके पैसिफिक जहाजों को वहीं डुबो दे, तो हमें 6 महीने का वक्त मिलेगा। तेल। इधर रेफ बहादुरी से जर्मनों के फाइटर से मुकाबला कर रहा था और उनकी 3 विमानों को मार चुका। रेफ की बहादुरी देखकर विंग कमांडर उससे बोलता है, अगर अमेरिका में तुम्हारे जैसे और भी जाबाज है तो अमेरिका बहुत खुशनसीब है। अमेरिका सुपर पावर होने के साथ साथ तुम जैसे जाबाज को भी पाल रहा है। अगर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो विजयी तुम लोग ही होगे। आगे हम देखते पर्ल हार्बर में स्थित पैसिफिक नेवी के जहाजों को, जहां नेवी और आर्मी कमांडर जैसे एडमिरल किम्मेल और जनरल शॉ के बीच सामंजस्य की कमी दिखती है। दोनों को जापान के संभावित हमले की चेतावनी मिलती है, लेकिन वे इस बात पर असमंजस में होते हैं कि हमला कहां होगा, फिलीपींस, मलेशिया या पर्ल हार्बर। वे रेड अलर्ट की तैयारी पूरी नहीं करते। उनको ये लगता है कि सबसे बड़ा खतरा यूरोप को होगा। आगे हम देखते हैं जापानी एडमिरल और उसके सैनिकों को वो प्लान बना रहे थे कि टारपीडो से पर्ल हार्बर पर हमला कैसे। हमने नाइट फ्लाइट्स में पायलट्स को ट्रेन किया है। टारपीडो ड्रॉप की ऊंचाई सिर्फ 10 मीटर, स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तब इसोरोकु यामामोतो बोलता है, ये हमारा सबसे बड़ा दांव है, अगर टारपीडो फेल हुए तो हम इतिहास में हार मानने वाले पहले होंगे। आगे सीन कट करके हमें रेफ और उसके ब्रिटनी साथियों को दिखाया जाता है, जो भागकर अपने विमान में जाते हैं, क्योंकि उनके हवाई अड्डे पर जर्मनों ने हमला कर दिया था। अब रेफ की सांसें तेज चल रही, वो दुश्मन के प्लेन को निशाना बनाता है और अपने साथियों से बोलता है, मुझे कवर दो, मैं सामने वाले प्लेन को हिट करने वाला हूँ। और फायरिंग करके दुश्मनों का एक प्लेन नीचे गिरा देता है। तभी 2 प्लेन रेफ के पीछे पड़ जाते हैं, उसके प्लेन पर फायर करने लगते हैं। अब रेफ को कुछ समझ नहीं आता, वो करे तो करे क्या, जर्मन फायर करके रेफ के इंजन को उड़ा देते हैं। तब रेफ अपने गन से फाइटर प्लेन का शीशा तोड़ के निकलने की कोशिश करता है। अब उसके दिल में खून, पसीना, लेकिन आंखों में जिंदा रहने की जिद। वह हैंडल पकड़ता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं होता और वो समुद्र में फाइटर प्लेन के साथ गिर जाता है। अगली सुबह हम डैनी को देखते हैं, जो रेफ का दिया हुआ खत एवलिन के पास लेके आता है। एवलिन एक शांत कॉरिडोर में खड़ी है, उसके हाथ में मेडिकल फाइल है, लेकिन चेहरा थका और भाव शून्य है। अब डैनी धीमे कदमों से आगे बढ़ता है, उसका चेहरा धूल और दुख से भरा हुआ होता है। तब एवलिन बोलती है, रेफ कहाँ है? तब डैनी उसे गले लगा लेता है। डैनी और उसके सारे दोस्त रेफ के मरने का शोक मनाते हैं और उसकी आत्मा के शांति के लिए भगवान से दुआ करते हैं। इधर जनरल इसोरोकु यामामोतो और उसके कर्नल टारपीडो हमला और हवाई हमले के लिए तैयारी करवा रहे थे। इसोरोकु यामामोतो बोलता है, पर्ल हार्बर पर हमारा हमला अचानक होगा, अमेरिकी नेवी को जागने का मौका नहीं मिलेगा। तब उसका कर्नल बोलता है, सर ये पहला वार होगा, लेकिन क्या यह युद्ध को जीतने के लिए काफी होगा? तब जनरल यामामोतो एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, हम युद्ध नहीं जीतना चाहते, हम एक संधि के लिए मजबूर करना चाहते हैं, इससे पहले कि अमेरिका पूरी तरह जाग जाए। हम हर एक अमेरिकी सैनिक को बताना होगा, यह सिर्फ रणनीति नहीं है, ये हमारी मातृभूमि की अंतिम सुरक्षा है। अब अमेरिका को भी जापान के ऊपर शक होने लगा था। हमें दिखाया जाता है एक कमरे में दीवार पर बड़ा सा नक्शा प्रशांत महासागर, जापान और फिलीपींस को दिखाता है। कमांडर, जनरल्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर नक्शे के सामने खड़े हैं।
एक छोटा रेडियो टेबल पर बज रहा है। तब जनरल मार्शल बोलता है, जापानी बेड़ा अचानक साइलेंट क्यों हो गया? उनका रेडियो ट्रैफिक पिछले 24 घंटे से गायब है। तब एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बोलता है, हमारी रिपोर्ट कहती है कि उनका फ्लीट समुद्र में है, लेकिन दिशा अज्ञात है। तब कमांडर थॉमस चिंतित मन से बोलते हैं, क्या वो फिलीपींस की तरफ जा रहे हैं या पर्ल हार्बर की तरफ? तब जनरल बोलते हैं, वो अमेरिका के दिल पर वार करना चाहते हैं, शायद पर्ल हार्बर। अब सबके दिल में एक डर बैठ गया था। सब चुप हो जाते हैं। नक्शे पर पर्ल हार्बर की ओर सबकी नजर जाती है। तब कमांडर बोलते हैं, अगर उन्होंने पर्ल हार्बर को पहले मारा तो हमारी पैसिफिक फ्लीट तबाह हो जाएगी। तब जनरल मार्शल बोलते हैं, हमें राष्ट्रपति को तैयार करना होगा और हर बेस को अलर्ट पर रखना होगा। आगे सीन कट करके हमें एवलिन को दिखाया जाता है जो शांत बैठी होती है। तभी दरवाजे के पीछे हम रेफ को देखते हैं। रेफ अभी मरा नहीं था, वो अपने विमान का शीशा तोड़ के बाहर आ गया था और समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा था। तब उसे ब्रिटनी सैनिकों ने बचाया था। एवलिन रेफ से बोलती है, क्यों गए थे वहाँ? तुमने वादा किया था कि तुम 2 महीनों में आ जाओगे, इतना टाइम कौन लगाता है? तब रेफ बोलता है, मुझे तो समुद्र ने मर ही दिया था, लेकिन तुम्हारी दुआओं ने मुझे बचा लिया। और हाँ, मैंने तुमसे वादा भी किया था कि मैं आऊंगा। रेफ के आने की खुशी में सारे सैनिक पार्टी मनाते हैं, लेकिन इस बात से अनजान थे कि जापानी के प्लेन्स अब उड़ान भर रहे हैं। इधर उनका कमांडर जापानी प्लेन्स को सफेद झंडा दिखा देता है और वो लोग पर्ल हार्बर अमेरिका की ओर निकल पड़ते हैं। तभी कमांडर को टोक्यो से उनका जासूस मैसेज करता है कि उनका प्लेन निकल चुका है। जापानी 550 विमान तारपीड़ों के साथ लैस करके ले जा रहे हैं। अब यही से शुरुआत होती है। वर्ल्ड वॉर 2 समंदर शांत है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत बंदरगाह में सजे हुए हैं। कुछ सैनिक धूप सेंक रहे हैं, कुछ नाश्ता कर रहे हैं और कुछ दोस्त मजाक कर रहे हैं। सब कुछ सामान्य और सुरक्षित दिखता है। अचानक से बहुत ऊंचाई पर कुछ विमान दिखाई देते हैं। शुरुआत में लोग उन्हें अपने ही अभ्यास के हिस्से समझते हैं। जापानी विमानों की संख्या बहुत अधिक है। वे तेजी से नीचे आ रहे हैं और फिर पहला बम गिरता है। पहला बम गिरते ही रेफ और डैनी उठते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा समंदर हिल गया। तब कुछ सैनिक चिल्लाते हैं, ये ड्रिल नहीं, जापानियों ने हमला कर दिया। बम एक जहाज पर गिरता है, उसमें आग लग जाती है। जवान दौड़ते हैं, कुछ पानी में कूदते हैं। कोई साथी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर बेजान हो चुका है। गोलियां तड़तड़ा रही हैं। जापानी विमान बहुत नीचे से उड़ रहे हैं, जैसे हर चीज को खत्म करने आए हों। रेफ और डैनी और उनके साथ एक कैमरामैन भी होता है। तब रेफ डैनी से बोलता है, मुझे एक प्लेन के पास पहुंचा दो, मैं इन सबको देख लूंगा। जापानी प्लेन्स उनके सिर के ऊपर से जा रही थी। अब जापानी प्लेन्स ने यह प्रण लिया था कि पर्ल हार्बर को अब शमशान घाट बना देंगे। वे सारे शिप्स को तबाह कर रहे थे। तभी धमाका का आवाज सुन के एवलिन हॉस्पिटल से बाहर आती है। उसके चारों ओर काला धुएं का गुब्बारा उठ रहा। वो चिल्लाते हुए बोलती है, हॉस्पिटल की ओर चलो। इधर हम अमेरिकन सैनिकों को देखते हैं जो आराम से सोए होते हैं। तभी एक सैनिक आके उन्हें जगाता है और उनसे बोलता है, जापानियों ने हमला कर दिया है, जल्दी से अपने प्लेन्स की ओर भागो। तभी उन पर भी गोलियों का बौछार होने लगता है। इधर एवलिन और डॉक्टर हॉस्पिटल की ओर भाग रहे थे। तभी उन पर भी अचानक से जापानी हमला कर देते हैं। अब कुछ सैनिक एंटी एयरक्राफ्ट की ओर भागते हैं, लेकिन जापानी उनके जहाजों और कई सारे सैनिकों को मार देते हैं। जापानी पायलट शांत चेहरों के साथ एक एक लक्ष्य को निशाना बना रहे हैं। वे मशीन की तरह उड़ रहे हैं। पर्ल हार्बर जलता जा रहा है। पैसिफिक शिप पर एक मिलर नाम का कुक तबाही देखकर मशीन गन उठा लेता है और एक प्लेन को मर गिराता है समुद्र के अंदर। टारपीडो बॉम्ब पैसिफिक शिप को नीचे से तबाह कर रहे थे और कई सारे सैनिक समंदर में डूब गए और 350 से ज्यादा सैनिक शिप में फंसे ही रह गए। इधर सारे डॉक्टर और नर्स घायल सैनिकों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एवलिन के हाथ खून से सने हैं। एक घायल जवान की छाती पर हाथ रखे हुए है और डॉक्टर से उनकी जान बचाने के लिए बोल रहे हैं। इधर रेफ और डैनी एक एयरक्राफ्ट पर पहुंचते हैं और अपना अपना प्लेन लेके बहुत मुश्किल से उड़ान भरते हैं। उनके एक प्लेन के पीछे 5 जापानी प्लेन्स पड़े थे। वो दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। रेफ अपने साथी से बोलता है, तुम टावर पर एक मशीन गन लेके जाली चढ़ो। उसका साथी मशीन गन लेके टावर पर चढ़ जाता है। अब रेफ एक प्लान बनाता है। वो डैनी से बोलता है, तुम मेरे तरफ सीधे आना। डैनी भी वही करता है और एक पास आते ही दोनों अपना प्लेन लेके लेफ्ट राइट चले जाते हैं और जापानी प्लेन आपस में टकरा जाते हैं और टावर पर चढ़े सैनिक भी एक प्लेन को मर गिराते हैं। अब एयरक्राफ्ट वाला एरिया क्लियर हो गया था। अब बचा था बैटलशिप वाला एरिया। अब रेफ और डैनी वहां पहुंचते हैं और देखते देखते वो 2 प्लेन्स को और मार गिराते हैं। अब सारे जापानी प्लेन्स बादलों में छिपने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रेफ और डैनी उनका पीछा नहीं छोड़ते और उनके एक और प्लेन को मार गिराते हैं। इधर हॉस्पिटल में कई सारे सैनिक घायल पड़े थे और कई लोग ऐसे थे जिनके बचाने का चांस 1% था। अब हॉस्पिटल में बेड की कमी भी हो गई थी,
तब एवलिन बोलती है, हम उसे ही बचाएंगे, जो बचने लायक होगा। वो एक मार्कर लेके सारे सैनिकों के माथे पर ट्रिक करने लगती है। पर्ल हार्बर पर वो हमला आज भी कोई देश याद करता है। इस तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इधर समंदर में फंसे हुए लोग भी बाहर नहीं निकल पाते। पर्ल हार्बर हमले में 5,000 से भी ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये साफ साफ बोल दिया, जापान ने ये हमला करके एक दैत्य को जगाया है। अब हम भी वर्ल्ड वॉर 2 में भाग लेंगे। रेफ और डैनी को सिल्वर स्टार के मेडल से उन्हें सम्मानित किया जाता है और दोनों को प्रमोट करके कैप्टन बना दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो इसका दूसरा पार्ट भी लाओ तो कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर मेंशन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।